नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पीछे हमने सीटेट के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है और सीरीज़ दरअसल ये है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि उनकी तैयारी तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमसे भी पढ़े हुए बच्चे हैं और जो अभी पढ़ भी रहे हैं, तो उन बच्चों की भी और बाकी जो बच्चे हमारे से आप लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, और उन बच्चों की एक मांग ये आ रही है आप सबकी कि भाई एक जो है हमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हल करना सिखाया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ज़रूरी ये है कि हम उसको एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चंस को जब हम एक एक उठा रहे हैं तो हम उसको डील कैसे कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस को आपस में कंपेयर कैसे कर रहे हैं, और जो करेक्ट आंसर है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर हो सकता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसी ज़रूरत को आपके पूरा करने के लिए वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग यू प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज इन विच वी आर बेसिकली आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज़ देयर। अभी हमने उसमें 2 वीडियोज़ डाले हैं 10-10 क्वेश्चन के चाइल्ड डेवलपमेंट के 2016 सितंबर में जो परीक्षा हुई थी उसके संबंध में पेपर 1 के लिए। ऐसे ही पेपर 1 पेपर 2 में भी हम आएंगे लेके, और सारे विषयों के ऊपर लेके आएंगे धीरे धीरे। तो आप जुड़े रहें इससे, पढ़ें इसको, समझें, और अपने कमेंट्स में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जो भी चीज़ें और आप चाहते हैं उसको ज़रूर लिखें, बताएं हमें, और उसके हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करते रहें। राइट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी जो पिछले 2 पार्ट्स में आपने वीडियोज़ देखे हैं उसमें हमने 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों को हल किया हुआ है। परीक्षा कौन सी है? सितंबर 2016 वाली परीक्षा सीटेट की, पेपर 1। ठीक, और हम जो सब्जेक्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अभी आपके साथ क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन भी देखते चलेंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट तक की वीडियो देखिए और जैसा भी लगता है आपको आप उसको बताएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और अगर ठीक लगती है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, उनको भी इसका लाभ उठाने का मौका दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कोई 5 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि कपड़े मोड़ रही है, कपड़े तह कर रही है और वो अपने आप से बातें कर रही है। जीन पियाजे से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। यानी कि जीन पियाजे इसको क्या करेंगे? ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहेंगे, और इसको अगर वाइगोस्की को डिफाइन करना हो इस इवेंट को तो वाइगोस्की कहेंगे कि द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये अगर देखा जाए तो। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस as social interaction like Lev Vygotsky, while Lev Vygotsky would explain this as an exploration। तो ये उल्टा हो रहा है। जीन पियाजे एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, लेव वाइगोस्की जो होते हैं वो बात करते हैं सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये उल्टा एक तरीके से स्टेटमेंट लगाया जा रहा है इसके साथ। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? देखिए तीसरा स्टेटमेंट है कि भाई जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, इमिटेशन के रूप में। इमिटेशन आप सबको पता है कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज के अंदर महत्व दिया जाता है अनुकरण द्वारा सीखने को। व्यवहारवादी जो उपागम है स्किनर का, पावलोव का, थॉर्नडाइक का, उसमें अनुकरण के माध्यम से, रिपीटिशन के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, कंडीशनिंग के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। जीन पियाजे और वाइगोस्की जो है ये दोनों कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर्स हैं, यानी कि ये दोनों लोग जो है कौन है? रचनावादी उपागम को मानने वाले लोग हैं। तो इनकी तरफ से ये बात है नहीं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। चौथा देखिए, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड्स थॉट। यानी कि दोनों ही लोग जो है, जीन पियाजे भी वाइगोस्की भी, दोनों क्या करेंगे? इसको बच्चे का ईगोसेंट्रिक नेचर मानेंगे विचारों का। तो ये भी गलत है, क्योंकि जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों इस मुद्दे पे अलग अलग विचार रखते हैं। जीन पियाजे जो है वो उतना महत्व नहीं देते हैं प्राइवेट स्पीच को और उसको ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज बोल के या ईगोसेंट्रिक थॉट मेकिंग बोल के अवॉइड करते हैं, जबकि वाइगोस्की यहाँ पे उनसे आगे निकलते हुए क्या करते हैं? प्राइवेट स्पीच को जो है महत्व देते हैं, निजी संवाद को, निजी संप्रेषण को, अपने आप से बात करने की प्रक्रिया को महत्व देते हैं, और मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने भविष्य के जो एक्शंस हैं, जो हमारे फ्यूचर एक्शंस हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए बच्चा करता है, और इससे उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है सेल्फ रेगुलेशन की वो इंप्रूव होती है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? पहला ऑप्शन। हमारी कोशिश होगी दोस्तों कि हम आपको जब क्वेश्चन डिस्कस करें तो साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बताते चलें, ताकि आपको ये पता हो कि भाई अगर दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो क्यों करेक्ट नहीं है,
यही कमी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पे आपके साथ वीडियोस बना के लेके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो कमी मुझे दिख रही है, मैं अपनी पर्सनल अगर ओपिनियन रखूँ तो ये है कि वो सही आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे के तर्क आपको पूरी तरह से नहीं बताए जा रहे हैं। समय बचाने के लिए हो सकता है वो हो सकता है वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो, इसके लिए भी हो सकता है, या जो भी हो, लेकिन ये जरूरी है जानना, तभी आप सही उत्तर पहचान पाओगे। और क्वेश्चन रिपीट होकर सेम टू सेम नहीं आएगा, जब भी आएगा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ नए बदलाव उसमें रहेंगे, लैंग्वेज की चेंजेस रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने बताया कि सेकेंड क्वेश्चन में जो बात कही गई वो उल्टी कही गई है। जीन पियाजे वाली बात को वाइगोस्की के लिए बोला गया, वाइगोस्की वाली बात को जीन पियाजे के लिए बोला गया। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें जो बात कही जा रही है इमिटेशन वाली, वो कहीं ना कहीं व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। जीन पियाजे और वाइगोस्की कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकर्स हैं, ये बिहेवियरिस्टिक नहीं है। चौथी जो बात है, देखिए वो दोनों लोगों को एक मत पे लाके खड़ा किया जा रहा है, दोनों की सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, जबकि दोनों का व्यू पॉइंट इस पे क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए ये गलत है और पहला बिल्कुल सही, क्योंकि जीन पियाजे इसको मानते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, और जबकि वाइगोस्की इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट स्पीच कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर इज अ ऑब्लिक एन, यानी कि जो लिंग है, जेंडर है, वो क्या है। अब आप सबको पता होगा कि जब आप सोशलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ते हो, सोशलाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं, तो उसमें जेंडर एक महत्वपूर्ण कॉन्स्ट्रक्ट होता है, और महत्वपूर्ण कॉन्स्ट्रक्ट होने के नाते जेंडर के बारे में ये माना जाता है कि जेंडर क्या है, जेंडर एक तरीके से बायोलॉजिकली जो आइडेंटिफिकेशन है इंडिविजुअल की, वो एक इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग के रूप में है, लेकिन जो समाज के अंदर उसकी भूमिकाएं तय कर दी जाती हैं, जिसको हम जेंडर रोल्स कहते हैं, उसके हिसाब से वो मेल या फीमेल जेंडर्स को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से बिहेवियर करता है। तो फिजिकल जो चेंजेस हैं बॉडी पार्ट्स के, उसको इग्नोर किया जाए, अगर उसको हटा के देखा जाए तो और कोई अंतर महिला और पुरुष में नहीं होता, लेकिन सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सोशल रोल्स उनको डेजिग्नेट किए जाते हैं बीइंग अ मेल और अ फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उससे कहीं ना कहीं रोल जेंडर जो है वो क्रिएट होता है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो सीधे सीधे इसका आंसर होना चाहिए क्या, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट या सामाजिक संरचना। विकल्प देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी कि मनोवैज्ञानिक संरचना है। दूसरा विकल्प देता है कि सहज गुण है, यानी कि इनेट क्वालिटी है, जन्मजात क्वालिटी है। तीसरी बात कहता है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, देखिए जो मैंने आपको बताया था, सामाजिक संरचना है। और चौथा देता है जैविक सत्ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। हमेशा याद रखिएगा कि ये समाज के द्वारा जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई एक मर्द को ऐसा होना चाहिए, एक महिला को ऐसा होना चाहिए, एक पुरुष को ऐसा होना चाहिए, उससे क्रिएट होता है, उससे बनता है। क्लियर हुआ, तो ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट माना जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। As a teacher who have firm belief in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer? अच्छा, अगर आप एक शिक्षक ऐसे हैं जो कि लेव वाइगोस्की की जो विचारधारा है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है उनकी, सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर वो आप पूरी तरह से मानते हैं तो आप कौन सी विधि को महत्व देंगे सबसे ज्यादा पढ़ाने के लिए कक्षा में, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि मानकीकृत परीक्षण को आप महत्व देंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि लेव वाइगोस्की मानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली होता किससे है, सोशल इंटरेक्शन से। चाहे हम समाज के अपने किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत करते हैं, चाहे अपने पीयर ग्रुप के सदस्यों से बातचीत करते हैं, अपने एक तरीके से क्लासमेट से बात करते हैं, चाहे अपने सोसाइटी के किसी भी तरीके के लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे हमारी कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो निश्चित रूप से वाइगोस्की किस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया या मेथड को अपनाने की बात कहेंगे, जिसमें कि कोलैबोरेशन हो, जिसमें कि कोऑपरेटिविज्म हो, सहयोग हो, सहकारिता हो, संवाद हो, है ना, अंतःक्रिया हो, अन्योन्य क्रिया हो, रेसिप्रोसिटी हो, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो। तो उस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इनके ऊपर अप्लाई होगा। ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, यानी कि एक तरीके से हम कहें कि भाई मानकीकृत परीक्षण होगा। दूसरा दिया हुआ है कि फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, यानी कि तथ्यों पर आधारित एक तरीके से प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि याददाश्त आपकी बनी रहेगी, आप उसको याद करके बताओगे। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा पहला राष्ट्रपति कहीं आपने पढ़ा था पहले, याद आएगा आपको, तुरंत आप बताओगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया जो फैक्चुअल है, जिसकी सूचना निश्चित है, जिसमें हम अपनी मर्जी नहीं लगा सकते, अपनी थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, जो फैक्ट है वो है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये रिकॉलिंग पे बेस्ड है, इसका हमें याददाश्त वापस जानी पड़ेगी, रिट्रीव करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को जो हमने अपने स्टोर में रखी हुई है मेमोरी के, ठीक। तो इसको हम कहते हैं, तो ये भी यहाँ पे बहुत लाभकारी नहीं होगा वाइगोस्की के विचारों के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, ये भी देखो क्या होता है, रिकॉग्निशन बेस्ड होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व होती है, बट इसमें रिकॉग्निशन का भी रोल रहता है कि हमने जो पढ़ा होता है वो हमारे सामने होता है, उसके उत्तर भी सामने होते हैं, प्रश्न भी सामने होता है, हमें सही उत्तर को पहचानना होता है। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें एनालिटिकली एनालिसिस करके, इवेल्युएट करके फिर पता करना होता है, अप्लाई करके पता करना होता है। तो ये इसके बाद देखिए आप क्या ऑप्शन है, सहयोगी प्रोजेक्ट यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के द्वारा सीखना। ऑब्वियस सी बात है, आपको आंसर समझ आ रहा होगा, चौथा करेक्ट आंसर है। मैंने पहले ही बताया कि वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन को महत्व देते हैं, और सोशल इंटरेक्शन कब होगा, जब हम ग्रुप में काम करेंगे, कोलैबोरेशन करके काम करेंगे, सहयोग करके एक दूसरे का काम करेंगे। तो अगर यहाँ पे ग्रुप लर्निंग होता, कोऑपरेटिव लर्निंग होता, कोलैबोरेटिव तो है ही है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मान लीजिए कोहेसिव लर्निंग होता, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइक ये होता कि भाई रेसिप्रोकल लर्निंग होता, तो वो सब सही होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, टर्म्स बदलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि अगर आप एक टीचर हो और आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो कि ऑब्वियसली होते ही हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग, वे ऑफ लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ पेस एंड स्पीड ऑफ लर्निंग। तो हर बच्चा जो है अलग होता है एक दूसरे से, चाहे उसकी सीखने की गति अलग होती है, चाहे उसकी अभिरुचियां अलग होती हैं, चाहे उसकी जन्मजात क्षमताएं अलग होती हैं, चाहे उसकी एक तरीके से सीखने की मात्रा अलग होती है, योग्यता अलग होती है, और उसका वातावरण भी अलग होता है एक दूसरे से। इसलिए तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं वो, कैसे इससे निपटेंगे, कैसे इसको फेस करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है सामने, पहला ऑप्शन आ रहा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करेंगे, मतलब वी विल सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। ये बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के केस में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करेगा, विभेद को पैदा करेगा, और बच्चों में आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं बनाने में मदद करेगा। इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो सकते हैं, तो इसको हम ठीक नहीं मानेंगे अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर। इसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है हमें, कि हमें विलिंगली और अनविलिंगली भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट नहीं बोलना है, कोई ऐसा तरीका, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा मेथड नहीं अपनाना है जो कि बच्चों में आपस में क्या करे, भेद पैदा करे या उनको डिमोरलाइज करे। ये सबसे जरूरी बात है जो आपको गांठ बांध लेनी है। इसके बाद इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आता है तो आपको हल करने में सुविधा होगी, मदद मिलेगी। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। कुछ हद तक ठीक विकल्प है बिल्कुल अभी तक में। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, यानी डिसिप्लिनेरियन बन जाइए आप इंस्पेक्टर बन जाइए कक्षा के अंदर, नहीं। ये इससे डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, इससे कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनेगा, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कायदे से डील नहीं कर पाएगा, तो ये भी ठीक नहीं होगा। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यानी कि हर बच्चे का जो असेसमेंट हो वो स्टैंडर्ड और एक तरीके से यूनिफॉर्म हो, तो ये भी ठीक नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर हर कोई बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं हैं, तो इसका मतलब उनका आकलन मूल्यांकन भी तो अलग अलग आधारों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पे होगा तो हम पता चला कि भाई जो बच्चा अपने एक किसी क्षेत्र में कमजोर है उसको हम कमजोर बोलने लग जाएंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में बहुत आगे होगा, हो सकता है उसकी अभिरुचियां नहीं है भाई मैथ में, तो इसलिए मैथ में नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि वो विज्ञान में भी कम आएंगे या वो साहित्य में भी कम आएंगे। हो सकता है साहित्य में उसकी रुचि ज्यादा हो तो साहित्य में वो एक सृजनकर्ता बन सके, एक बहुत बड़ा साहित्यकार बन सके। तो इस आधार पे हम एक मेथड से अगर इवेलुएट करेंगे, एक ही मानक रखेंगे, तो उससे जस्टिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे हम नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन की जगह किसको प्रेफर करेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, जिसमें इंडिविजुअल अचीवमेंट को फोकस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, असेसमेंट इज पर्पजफुल इफ, यानी आकलन आपका उद्देश्यपूर्ण होगा कब, जबकि ऑप्शन देखिए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। एकदम ठीक बात है। आकलन का उद्देश्य है क्या, आकलन या असेसमेंट या इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो भी हमारी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, चाहे वो टीचर के लेवल पे हो, चाहे वो स्टूडेंट के लेवल पे हो, चाहे वो करिकुलम के लेवल पे हो, ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखें, इन सब में हम आगे इंप्रूवमेंट कर सकें, भविष्य की रणनीतियां बनाने में इसमें हम सुधार ला सकें, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, आकलन का उद्देश्य होना चाहिए। स्टूडेंट के लेवल पे भी इंप्रूवमेंट, टीचर के लेवल पे भी इंप्रूवमेंट, और ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें कि लर्निंग टीचिंग मेथड्स भी हैं, टीचिंग तरीके से एड्स भी हैं, टीएलएम भी है, टेक्स्ट बुक भी है, कंटेंट भी है, करिकुलम भी है, एवरीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैनेजमेंट भी है स्कूल का, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन करिकुलम। तो इन सबको हम आकलन कर सकें और भविष्य में अच्छा कर सकें, सुधार कर सकें, पेडागोजिकल रिफॉर्म्स लेके आ सकें, दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक मिलेगा, तो फीडबैक मिलेगा तो उसके बेसिस पे हम आगे इंप्रूवमेंट या सुधार कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी फिर भी एक बार आपको ऑप्शन हमेशा देखने चाहिए चारों,
ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम बिना ऑप्शन देखे आंसर चुन लें। पहला सही है फिर भी आपको 3 देखने पड़ेंगे, हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें पहला और दूसरा मिला के 2 ऑप्शन को सही माना गया हो, तो वो गलती नहीं होगी आपसे फिर अगर आप पूरा देखोगे तब। तो आदत बना लीजिए, जब भी पेपर डील करिए आप ऑप्शन चारों देखिए, भले आपको लग रहा है कि पहला ही सही है, फिर भी आप बाकी के 3 पढ़िए जरूर, क्योंकि कई बार होता है कि पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथे में बोल दिया पहला और दूसरा दोनों, तो ऐसे में फिर आपकी गलतियां नहीं होंगी अगर आप ध्यान से करोगे। अब दूसरा विकल्प देख लेते हैं, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। बिल्कुल गलत है ये, एक बार अगर होगा खाली वर्ष के अंत में तो वो समेटिव हो जाएगा, वो संकलनात्मक या योगात्मक आकलन हो जाएगा और उससे बच्चे का सही आकलन नहीं होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उतने चांसेस या मौके नहीं मिलेंगे रेमेडीज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए। तो जो आपका निदानात्मक शिक्षण है, जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इन सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, समेटिव हो जाएगा। वर्ष के अंत में अगर होगा तो पूरा समय निकल चुका होगा, तब अगर फीडबैक मिलेगी तो हम इम्प्रूव कैसे बच्चे को कर पाएंगे और कैसे अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएंगे एज अ टीचर्स, राइट। तो ये सही नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। देखिए ये भी समेटिव असेसमेंट की फीचर है कि भाई हम बच्चों को आपस में तुलना करें। तुलना करना ठीक नहीं है कि शर्मा जी का बेटा ये करता है तो मल्होत्रा जी का क्यों नहीं, मल्होत्रा जी का ये करता है तो शर्मा जी का क्यों नहीं। ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इनसे बच्चों के ऊपर अनावश्यक दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और बच्चे जो है अपनी परफॉर्मेंस में और कमी लेके आ जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो देखिए तुलनात्मक रूप से हम बच्चों को अगर इवेलुएट कर रहे हैं तो वो एक हद तक तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वो अगर बैलेंस बिगड़ा तो वो एक तरीके से अनावश्यक प्रेशर और टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे कि बच्चे की जो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, गिफ्टेडनेस है, यूनिकनेस है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये भी ठीक नहीं माना जाएगा। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल भी गलत। भय और तनाव पैदा करने के लिए मूल्यांकन थोड़ी होना चाहिए। अभी तक हालांकि ट्रेडिशनली देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा पद्धति में ये चीज़ें रही हैं कि परीक्षा हुई, रिजल्ट खराब आया, अब उसके बाद बच्चे को घर से निकाल दिया, बच्चे को जो है खाना पीना बंद कर दिया, तो इस वजह से बच्चा डर रहा है, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के हाथ में जा रहा है और उनके हिसाब से फिर उसका कुसमायोजन हो रहा है, यानी कि वो मल एडजस्ट हो रहा है या फिर डिप्रेशन में जा रहा है। तो दोनों तरीके से अगर वो समाज के साथ कन्फ्रंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, तब भी गलत है, और अगर वो डिप्रेशन में जाता है तब भी वो गलत जा रहा है। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है। सबसे सही क्या होगा इसमें, आंसर आपका पहला वाला ही मैंने पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी हमने देखो पढ़ा तो हमें ये पता चला कि ये 3 विकल्प क्यों नहीं सही होंगे। तो हो सकता है अगली बार प्रश्न इसी पे बने क्या कि इनमें से कौन सा गलत है। तो हमें जब ये तीनों पता है कि गलत हैं तो हम इनमें से तुरंत आंसर चुन लेंगे। इसलिए प्रश्न जब आप डिस्कस करिए तो इस तरीके से करिए कि अब इस पे आधारित कोई भी दूसरा प्रश्न भी बने तो आपको क्लैरिटी हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। हमारी कोशिश यही रहेगी इस पूरे सीरीज के अंदर, जिसमें कि हम आपको 2012 से लेके अब तक के जितने भी पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ऐसे ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सबको लाभ पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स न बढ़ें बल्कि आपको लाभ भी पहुंचे। लेकिन हाँ, इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा, आपको इसमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जहाँ ठीक लगेगी बात, जहाँ लगेगा कि और सुधार की जरूरत है आपको बताना पड़ेगा कमेंट में लिख के, और साथ में इसको शेयर करना पड़ेगा, लाइक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें भी पता चले कि भाई आपको चीज़ पहुँच रही है, आप तक इसका लाभ मिल रहा है। हमें पता ही नहीं चलेगा तो हमें लगेगा कि हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत करें और हमको पता ही नहीं चले कि भाई मेहनत पहुंच रही है आप तक, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो लेट इट अप्रिशिएट, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको जरूर बताएं, अगर आलोचना है, कोई आपको सुझाव है, कोई आपकी इसमें सजेशन है तो आप वो भी बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तारीफें करें, है ना, आप बताएं जो वास्तविकता है, जो जेन्युइनिटी है, लेकिन हाँ बताना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस, यू आर ऑल्सो लर्निंग। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी, ऑब्वियसली सबको दिमाग में रटा भी होगा ये, फैसिलिटेटर का रोल होता है टीचर का। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ये कहता है कि भाई आप बच्चे के साथ इस तरीके से जुड़ें कि आप उसको मदद करें, इनेबल करें, उसको उसके अंदर एबिलिटीज डेवलप करें ताकि वो खुद अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर सके, फेस कर सके, चैलेंजेस का सामना कर सके और वो समस्या समाधानकर्ता खुद बन सके, समस्या साधक खुद बन सके। टीचर को बच्चे के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की आवश्यकता नहीं है, हर काम आपको बच्चे का खुद नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, उसको क्यूज देने हैं, उसको स्कैफोल्डिंग देनी है, उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस देनी है ताकि बच्चा खुद अपनी समस्याओं को हल कर सके। तो इसमें टीचर का रोल क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर का होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वाइगोस्की की थ्योरी होगी, चाहे कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जीन पियाजे के हिसाब से हम पढ़ेंगे, दोनों ही, यानी पूरा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही यही कहते हैं।
और जो एनसीएफ 2005 है वो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ही पूरी तरह से आधारित है। ये भी प्रश्न कई बार सीटेट में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये भी प्रश्न कि अगर पूछे कि भाई जो एनसीएफ 2005 है वो किस अप्रोच पे, किस थ्योरी पे बेस्ड है लर्निंग की या नॉलेज क्रिएशन की, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, यानी कि रचनावादी या निर्माणवादी या निर्मितिवादी उपागम पर आधारित है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर देखते हैं ऑप्शंस में। पहला है डिक्टोरियल यानी अधिनायकवादी, दूसरा है परमिसिव यानी कि अनुमति परक, मतलब कि हर चीज अनुमति लेके ही बच्चा करेगा क्लास में, और फैसिलिटेटिव, देखो यही सही होगा, अथॉरिटेटिव नहीं होगा, सत्तावादी नहीं होगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा टीचर, फैसिलिटेटर के रूप में, यानी फैसिलिटेटिव स्टाइल उसको अपनी अपनानी पड़ेगी, रोल अपनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से अधिगम, रिसर्च सजेस्ट that in a diverse classroom a teacher's expectation from her students fill in the blanks their learning। अब देखिए क्या दे रहा है कि भाई जो भी अनुसंधान हुए अभी तक, जो भी तरीके से रिसर्च हुआ है टीचिंग पेडागोजी के अंदर, टीचिंग के अंदर, वो क्या कहता है, वो सुझाता है, हमें सजेस्ट करता है कि भाई कोई भी अगर विविध कक्षा है, डाइवर्स क्लासरूम है, तो अपने विद्यार्थियों से अधिगम कैसे होता है, उनका लर्निंग कैसे होगी। देखो तो क्या लिख रहा है, एकमात्र निर्धारक होती है अधिगम, एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, मतलब टीचर का एक्सपेक्टेशन डाइवर्स क्लास में अपने स्टूडेंट से क्या होता है कि उनकी लर्निंग कैसी हो। आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर लर्निंग, मतलब टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है वही जो है सोल डिटर्मिनेंट है लर्निंग का, यानी उसी के ऊपर पूरी की पूरी अधिगम आधारित है क्या, वही निर्धारक है क्या अधिगम का। दूसरा, शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, यानी कि उसका टीचर के एक्सपेक्टेशन से और बच्चों के अधिगम का आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, यानी टीचर का एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से क्या है, विद्यार्थियों से क्या है, उसका कोई असर नहीं पड़ता लर्निंग पे बच्चों के, ये भी गलत हो गया। पहला कि भाई वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि एक्सपेक्टेड हम जैसा करेंगे उसी से लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा और उसी तरीके से हम प्रक्रियाएं कराएंगे बच्चों से और वही चीज बच्चा सीखेगा, तो कोरिलेशन भी होना चाहिए। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। पहला, आर द सोल डिटर्मिनेंट, तो सोल डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, वो एक डिटर्मिनेंट हो सकता है मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स में से, यानी कि व्हाट द टीचर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट that may be one determinant of the learning of the student, it is not the sole determinant, तो वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गलत हो रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, डेफिनेटली ये करेक्ट है कि भाई जो टीचर्स एक्सपेक्टेशन है वो बच्चों की लर्निंग या बच्चों के अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है, या महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है, तो ये सही हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल करना क्या कहलाएगा, तो आपको समझ ही आ रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ये बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इंक्लूसिव क्लासेस पे आधारित हो गया, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा पर आधारित प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिए, इज डिटरमिनेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, यानी कि इससे क्या लिख रहा है इसमें, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, अच्छा, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। इज डिट्रीमेंटल, अच्छा, इट इज डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं अगर उनको हम इंक्लूड करते हैं क्लास में, इंक्लूजन करते हैं उनका, तो ये जो है जो बच्चे बिना डिसेबिलिटी के हैं उनके लिए नुकसानदायक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नुकसानदायक तो है नहीं, बल्कि उनको भी समाज के दूसरे बच्चों के प्रति एक अपनी भावना विकसित करने में मदद मिलेगी, एक एम्पैथी क्रिएट करने में, समानुभूति करने में मदद मिलेगी, एक उनको कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतों का पता लगेगा, तो जो उनका सामाजिक संयोजन है, जो उनका सोशल अकोमोडेशन है या सोशल एडजस्टमेंट है वो बेहतर होगा, तो उनको लाभ मिलेगा, मल्टीपल चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उनके हिसाब से व्यवहार करना सीखने को मिलेगा, भाषा सीखने को मिलेगी, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव, तो इसमें नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन से। दूसरा, विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों पे भार बढ़ जाएगा, तो भाई देखो भार नहीं बढ़ेगा इससे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एवरी चिल्ड्रन हैज़ द राइट टू गेट द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे को मुख्य धारा की जो शिक्षा है, जो नियमित शिक्षा है, जो रेगुलर एजुकेशन है, वो पाने का हक है, और डिसेबिलिटी के आधार पे या मान लीजिए इम्पेयरमेंट के आधार पे हम उसको इससे वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट में बच्चे का कोई कसूर नहीं है, दैट इज अ टेम्परेरी काइंड ऑफ डिजीज, जैसे कि हर तरह की बीमारियां होती हैं वैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, मेडिकल अप्रोच यही कहती है। तो इसके आधार पर सोशल अप्रोच क्या कहती है डिसेबिलिटी की, वो ये कहती है कि डिसेबिलिटी जो है वो सामाजिक संरचना है, समाज की तरफ से जब बच्चे को अयोग्य माना जाने लगता है दूसरे बच्चों की तुलना में किसी काम के लिए, तब वो डिसेबिलिटी उसके अंदर आती है, उसके पहले वो सिर्फ और सिर्फ अक्षमता होती है, वो विकलांगता नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट होता है जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, या फिर दूसरे
क्षेत्र जो है बच्चे के, उनका वो ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रांग और सर्वाइवल करने लायक बना सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये भी गलत हो जाएगा कि भाई बर्डन बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है, देखिए विकल्प तीसरा है कि रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। एकदम करेक्ट बात है कि भाई अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूसिव क्लास बना रहे हैं और डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, CWSN को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे टीचर को अपने एटीट्यूड में और जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं करिकुलम के अंदर, उस कंटेंट में, विषय वस्तु में, पाठ में हमें बदलाव करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच ऑफ टीचिंग है कि भाई हम अपने तरीकों से पढ़ाते चले जा रहे हैं, वो गलत है, वो ठीक करनी पड़ेगी, हमें चेंज करना पड़ेगा उसको भी। यानी कि हमें लर्नर सेंट्रिक अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेके आनी पड़ेगी। हमें कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। हमें जो प्रैग्मेटिक मेथड्स हैं, प्रयोजनवादी जो विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट मेथड हो गया या जो भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड वगैरह का। इसके साथ साथ हमें असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, TLM इनरिच करना पड़ेगा, क्लासरूम को हमें बच्चों के हिसाब से तय करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हमें फर्नीचर ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपनी क्लासेस की जो एसेसिबिलिटी है वो बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर कोई बच्चे को दिक्कत है ऊपर चढ़ने में तो हमारी क्लासरूम नीचे लगनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम उनको असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था उनके हिसाब से करेंगे, ठीक है, उनको गतिविधियां उनके हिसाब से करवाएंगे, उनका मूल्यांकन उनके हिसाब से करना पड़ेगा, हमें अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा हमें, और हमें साथ ही साथ जो एक टीचिंग एड्स हैं उनमें भी सुधार करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए हम कहें कि विजुअल इंपेयरमेंट का शिकार है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टाइल बेस्ड जो टीचिंग एड्स हैं, स्पर्शनीय जो शिक्षण सह सामग्रियाँ हैं, या फिर जो श्रवण आधारित शिक्षण सह सामग्रियाँ हैं, यानी कि लिसनिंग बेस्ड टीचिंग एड्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो हमें मल्टीपल टीचिंग एड्स, मल्टीपल टीचिंग मेथड्स का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल तरीके से असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा, और अपने एटीट्यूड में भी, अपने कंटेंट में भी, अपने ओवरऑल करिकुलम में भी बदलाव कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ताकि वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, वो बच्चों में सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को जन्म ना दे, और वो एक कोहेसिव और एक सहयोगी वातावरण बनाने में मदद करे, और वो एम्पैथेटिक हो, वो सिंपैथेटिक भी बहुत ना हो कि भाई बेचारगी वाला उसमें कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत सक्षम हैं अपने आप को संभालने में, और अभी तक वो संभालते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको हमको और मोटिवेट करना है, उनको हमको इक्वली ट्रीट करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा उनके प्रति सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी नीड्स को जरूर हमें स्पेशली एड्रेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 29th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब देखो थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होगा क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन इट, और बिना एक्सप्लेन किए आगे बढ़ जाने का मतलब ये हो गया कि भाई आपने बैग छोड़ दिया है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन पकड़ के चले गए, तो पकड़ के चले गए, बैग रह गया वहीं, तो फायदा क्या वो पहुंचने का भी, है ना। तो पहुंचो तो ऐसा पहुंचो कि भाई पहुंच ही जाओ, ये बात है। तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो ऐसे पढ़ो कि भाई आपको समझ भी आ जाए, है ना। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और समय लगाना उचित नहीं है, कम समय लगाओ या ज़्यादा समय लगाओ, लेकिन उद्देश्यपूर्ण हो, सार्थकता हो उसमें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ये वीडियो शायद लंबा हो रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको छोटा रखूँ। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरीड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, क्या लिख रहा है ये, enriches the learning experiences of all students, this statement is, अच्छा ये एकदम सही बात जो हमने अभी पढ़ा वही बात कह रही है कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर क्लास आपकी इंक्लूसिव है, अगर उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उससे क्या होगा कि हर बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, हर बच्चा एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानेगा, भाषा के बारे में जानेगा, सामाजिक स्थितियों के प्रति उसका जो एक संवेग है वो अच्छा होगा, बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि इससे लाभ होगा, इससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कैसा है, देखो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, एकदम ठीक जा रहा है ये स्टेटमेंट पहला वाला। दूसरा पढ़ लेते हैं, लेकिन सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, अधिक क्लास इससे क्या हो जाती है हमारी, ज़्यादा जो है, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, नहीं हायरार्किकल बनती है, इससे अच्छा नहीं है ये, बल्कि किससे अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते बहुत हैं, तो वो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हायरार्किकल तो करना नहीं है ना, हायरार्किकल ही तो नहीं करना है हमें, बहुत ज़्यादा इसमें रैंकिंग, बहुत ज़्यादा श्रेणीकरण, बहुत ज़्यादा बच्चों में आपस में ग्रेडिंग नहीं करना है, इससे बचना है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप, गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है,
ये अनावश्यक स्पर्धा यानी कि अनावश्यक जो है कंपटीशन बढ़ाता है, इसलिए गलत है, नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनस ग्रुप होना चाहिए, हेट्रोजीनस नहीं होना चाहिए। तो होमोजीनस में सीखने को भी कहाँ मिलेगा, सब कोई तो एक ही भाषा बोलेगा, एक ही बात करेगा, एक ही जैसी संरचना में रहेगा, एक ही जैसे वातावरण से आएगा, तो वो गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट। चौथा क्या है, गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें पॉजिटिव अप्रोच से देखना है, क्योंकि वो बच्चों की यूनिकनेस है। और हम देखो विषम जातीय समाज में रहते हैं तो हमें ज्यादा सीखने को मिलता है, हमें सबसे अलग अलग बातें सीखने को मिलती हैं। अगर आपके 4 दोस्त हैं, चारों एक ही स्ट्रीम से पढ़ के आए हैं, तो आप जो डिस्कशंस करोगे वो सिमिलर डिस्कशंस होंगे, रिपीटेटिव डिस्कशंस होंगे। लेकिन अगर आपके 4 दोस्त हैं और कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई पता चला कि अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, कोई अच्छा उसमें पता चल रहा है कि भाई उसके अंदर टैलेंट जो है वो एक तरीके से टीचिंग का भी है, तो जब आप चर्चा करोगे तो अलग अलग माइंडसेट होगा सबका, अलग अलग नॉलेज होगी सबके पास, और वो कहीं ना कहीं निकल के आएगी, जिससे कि सबका विकास ज्यादा होगा। तो इसलिए पहला विकल्प जो था वही मोस्ट करेक्ट आंसर था। लेकिन आदत वही वाली कि सारे देखने हैं फिर सही निष्कर्ष तक पहुंचना है। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस पहले पेपर 1 सितंबर 2016 चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस में से ये अंतिम क्वेश्चन है 30वां। इसके बाद हम पेपर 2 का भी लेके आएंगे, सीडीपी का, और बाकी सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही लेके आएंगे, पेपर 1 एंड 2 दोनों का। जुड़े रहिएगा आप लोग। 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा यानी कि अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, अगर कोई सुनने में असमर्थ बच्चा है तो क्या करेंगे, देखिए, will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead, यानी कि केवल अकादमिक शिक्षा से ही उसको लाभ नहीं उठा पाएगा, वो उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ हद तक सही बात है ये, क्योंकि देखो इसी के लिए प्लस करिकुलम आता है। जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक तरीके से बेंचमार्क डिसेबिलिटी के होते हैं, या CWSN में तो खैर सभी आ गए, बट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस करिकुलम की बात की जाती है, धनात्मक पाठ्यचर्या की बात की जाती है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि उनको हम उनके हिसाब से कुछ ऐसे कौशल सिखाएं जिससे कि उनकी जिंदगी सुगम बने, सरल बने और इफेक्टिव बने, ज़्यादा गरिमापूर्ण जीवन, ज़्यादा एक तरीके से डिग्निफाइड लाइफ वो जी सकें, ऐसे चीज़ें उनको पढ़ाई जाएं एकेडमिक के अलावा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस करिकुलम कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, तो आप ध्यान रखिएगा। अलग से आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें डिस्कशन में नहीं आ जाती हैं प्रश्न से हटके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रश्न में पहले आ चुकी हैं या आ सकती हैं, ठीक है। तो प्लस करिकुलम मतलब ऐसे बच्चों के लिए करिकुलम जो कि कहीं ना कहीं बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं और उनके अंदर कौशलों के विकास के लिए जो उनके लिए उपयुक्त हो, जिनको वो सीख सकें और जिससे उनका जीवन अच्छा बन सके, है ना, वो लाया जाता है एकेडमिक के साथ साथ। तो उस करिकुलम को क्या कहते हैं, प्लस। अब इसमें देखते हैं, तो पहला हो गया। दूसरा विकल्प क्या है देख लेते पहले। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये एकदम पॉजिटिव है कि भाई वो बच्चा जो है हम उसको ये ना माने कि अगर वो सुनने में सक्षम नहीं है तो वो सीख नहीं सकता, वो सीख सकता है, बट उसके सीखने का तरीका अलग होगा। हम भाई सुनकर सीख रहे हैं, वो देखकर सीखेगा, पहली बात। तो हम अगर मान लीजिए लिसनिंग एड्स के इस्तेमाल से सीख रहे हैं तो वो विजुअल एड्स पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, विजुअल एड्स से ज़्यादा सीखेगा। प्लस लैंग्वेज की जहाँ तक बात होगी तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता होगा, सुन सकता होगा, समझ सकता होगा, ठीक है। तो हमको उसको विजुअल टीचिंग एड्स, विजुअल एक तरीके से स्टडी मटेरियल या विजुअल एक तरीके से लर्निंग एड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साइन लैंग्वेजेज यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर हम ऐसा करते हैं उसके हिसाब से असिस्टिव डिवाइसेज यूज़ करते हैं, प्रॉपरली इनरिच्ड डिवाइसेज, तो वो बेहतर करेगा नियमित कक्षा में भी, रेगुलर क्लास में भी। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी है। तो दूसरा करेक्ट लग रहा है अभी तक में सबसे ज्यादा। तीसरा देखते हैं, विल नेबर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स इन रेगुलर स्कूल, यानी कि जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उसके नियमित स्कूल के अंदर, रेगुलर स्कूल का मतलब समझिए, रेगुलर स्कूल का मतलब ये कि भाई जो सबके लिए स्कूल है, जो नॉर्मल स्कूल्स है ना, जो स्पेशल स्कूल्स हैं उसी के कंपैरेटिवली ये रेगुलर स्कूल टर्म यूज किया जाता है। तो स्पेशल स्कूल का मतलब जिसमें कि भाई एक पर्टिकुलर विशिष्ट आवश्यकता का बच्चा ही पढ़ रहा है, खाली सब उसी की तरह से है, सबकी एक ही समस्या या एक ही आवश्यकता है, ठीक। लेकिन जब रेगुलर स्कूल की बात कर रहे हैं तो मतलब वो सामान्य बच्चे भी हैं और उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की दिक्कत हो जाएगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कभी भी बराबर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने क्लासमेट्स की तुलना में। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है जो कि ठीक नहीं है, ये बच्चों की क्षमताओं को कम आंकने वाला कथन माना जाएगा। अगला देखिए, शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर दी हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। वही बात आ गई कि भाई उसको हम स्पेशल एजुकेशन वाले में भेज दें, जो हम पहले से करते आए हैं, जिसको खत्म करने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया था, समेकित शिक्षा पद्धति आई थी, और उसको भी देखा गया कि ठीक नहीं है, तो फिर हम क्या लेके आए, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा लेकर आए हैं। तो ये बिल्कुल 3 स्टेप पीछे जाने वाली बात कह रहा है, तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, है ना। स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स
में जो बच्चे जा रहे थे वो एक जैसी स्थितियों में रह रहे थे, एक जैसी चीजें सीख रहे थे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल लाइफ है उनकी, वो उतनी सरल या उसी जैसी नहीं है। उसमें हम भी हैं, आप भी हो, हर कोई है। तो उसको कहीं ना कहीं तैयार होना है रियल स्थितियों के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। तो कहीं ना कहीं उसकी जो तैयारी है, जो उसकी स्कूलिंग है, वो भी उसी इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, रेगुलर क्लासेस में होनी चाहिए। तो ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा वाला, कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर हम उसको प्रॉपरली सुविधाएं दें, साधन उपलब्ध कराएं, उसके आवश्यकताओं को पूरा करें, तो वो भी बेहतर परफॉर्म करेगा रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आए, नहीं समझ आए, इसमें क्या और सुधार की जरूरत है, या अगर आपको ये ठीक लगा तो आप निश्चित रूप से सपोर्ट करें हमें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, सब लोगों तक पहुंचाएं, और हमें ये पता लगने दें कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आपके काम का है, वो आपको लाभ पहुंचा रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है। ठीक है, ताकि इस भीड़ में, जो YouTube की भीड़ है, जो बाढ़ आई हुई है YouTube में एजुकेशन चैनल्स की, उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपको हमें बताना पड़ेगा। अगर आप ये हमें नहीं बताओगे तो हमारा इसमें नुकसान कम है, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं और वो हम फोकस करेंगे उस तरफ, अगर तो और बेहतर करेंगे उस पर। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप तक हम पहुंचें, आप और हम जुड़ें, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ने का एक अच्छा साधन भी है। हम जुड़ भी रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन वो चीज़ आप अपने अंदर न रखें, आप उसको व्यक्त करें, ताकि हम इस चीज़ को महसूस कर सकें कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण है, वो सार्थक है, उसको किया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर वो प्रेरणा आप हमें प्रोवाइड करते हो, अगर आप हमें अपना फीडबैक देते हो, तो हम निश्चित रूप से ऐसी ही सीरीज लेके आएंगे दूसरे कोर्सेज में भी। सीटेट में तो हम ला ही रहे हैं, और भी कोर्सेज में हम ऐसी सीरीज लेके आना चाहेंगे। तो आप लोग जरूर बताएं, और उसी आधार पे हम अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, आगे की योजना की, आगे के काम करने के तरीकों की, और उन्हीं चीज़ों को हम पहले प्रायोरिटी में रख के ले आएंगे जो आप हमें बताओगे। तो थैंक यू सो मच इस डिस्कशन के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के दूसरे एक क्वालिटेटिव वीडियो के साथ, क्वालिटेटिव क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।